बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, पीपल्स पार्टी के सरबराह बिलावल भुट्टो ज़रदारी आजकल पंजाब में सरगर्म है, लेकिन उनको मतलूबा रिस्पांस नहीं मिल रहा। वो हुकूमत पर तनकीद से ज़्यादा मुस्लिम लीग नून पर अपने दिल का गुबार निकाल रहे हैं। और पहले उन्होंने ये कहा कि अगर ये हमसे गद्दारी ना की जाती मुस्लिम लीग का नाम लिए बगैर, तो हम अब तक इमरान खान का तख्ता उलट चुके होते और नए इलेक्शन भी करा चुके होते। और फिर साथ ही नवाज शरीफ को उन्होंने अल्ताफ़ हुसैन से तशबीह दी, अशरफ गनी से तशबीह दी। ये दोनों बेतुकी तशबीहात थी। लेकिन उनका ये फ़िक्रा जो है कि अगर हमसे गद्दारी न की जाती, यानी मुस्लिम लीग नून और मौलाना फजल रहमान हमसे गद्दारी न करते, हमें PDM से ना निकालते, तो हम अब तक इमरान खान का तख्ता उलट चुके होते। ये उनकी फ्रस्ट्रेशन का इजहार है, और ये फ्रस्ट्रेशन दरअसल उनकी नहीं है, किसी और की है, जिनके कहने पर पीपल्स पार्टी ने PDM को मफलूज किया। और गद्दारी मुस्लिम लीग नून या JUI ने की, या पीपल्स पार्टी ने नवाज शरीफ पर तनकीद करके और हुकूमत के सरपरस्तों के साथ हाथ मिलाकर उनके साथ मुआहदा करके मुराद का और कुछ दीगर फ़वाइद का अपोजिशन को तितर बितर करके गद्दारी या दगा जो भी कह लें, पीपल्स पार्टी ने की। ये फ़ैसला आपका काम है, और आपके सामने है जो वाक़यात हुए, जिस तरह पीपल्स पार्टी ने सेनेट के इलेक्शन में फिर बाद में इस्तीफ़ों के मसले पर जिस तरह बगावत की और PDM के फ़ैसलों को मुस्तरद किया। और फिर ये कहना भी गलत है कि पीपल्स पार्टी को निकाला गया। पीपल्स पार्टी से वजाहत तलब की गई थी, जिसके बाद पीपल्स पार्टी ने अपने रास्ते अलग कर लिए थे। और नाज़रीन, जो फ्रस्ट्रेशन है किसी और की है, इसकी वजाहत आपके इल्म में है, सब कुछ मालूम है। मालूम को दोबारा बताना इतना अहम नहीं, लेकिन चूँकि ये नए हालात का जो तज़किरा है उसमें फिर ये बात ज़रूरी हो जाती है। तो मामला इस तरह हुआ था कि पीपल्स पार्टी से कहा गया था कि मुस्लिम लीग को मनाओ और पंजाब में, और बल्कि उसके बाद मरकज़ में भी इमरान खान का तख्ता उलटो। उसके बाद हम जो हुकूमत बनाएंगे उसमें पीपल्स पार्टी को बड़ा हिस्सा दिया जाएगा, लेकिन वो सिस्टम इस तरह का होगा कि मुस्लिम लीग नून को मज़ीद किनारे पर लगा दिया जाएगा। और ये खबर पीपल्स पार्टी के लोगों ने ही मुस्लिम लीग के ज़राए को कुछ बता दी थी, जो दोनों तरफ खेलते हैं, या उन्होंने किसी भी वजह से ताल्लुकदारी का भरम रखते हुए मुस्लिम लीग वालों को बता दिया कि जो नए इलेक्शन होंगे उसमें इस्टेब्लिशमेंट ने तय किया है कि मुस्लिम लीग को 20 से 25 सीटें दी जाएंगी। तो नाज़रीन, जब आपका मंसूबा ये हो कि आपने किसी को मारना है, और वो जिसको मारना है उसको पता चल जाए, और फिर उसके पास आप जाएं कि हमसे तावन करो, तो क्या आप उससे तावन करेंगे? आप तो उससे दूर भागेंगे। यही मुस्लिम लीग ने भी किया। इसी बात को बिलावल ज़रदारी गद्दारी कह रहे हैं। मुस्लिम लीग कहती है कि अगर हमें ही मारना है, हमारी ही पिटाई करनी है, हमें ही कोने से लगाना है, तो फिर यही सिस्टम ठीक है, लाने वाले भुगतें, और लाने वाले भुगत भी रहे। पंजाब में बुज़दार सरकार की जो चीरा दस्तियाँ हैं और जो कारीगरियाँ हैं और जो करप्शन की कहानियाँ हैं, वो अब सुर्ख लकीर एक मरतबा नहीं कई बार अबूर कर चुकी हैं। लेकिन अब लाने वालों के हाथ पल्ले कुछ नहीं है। वो कुछ बुज़दार का कुछ नहीं बिगाड़ सकते, ना ही इमरान खान का कुछ बिगाड़ सकते हैं, जब तक मुस्लिम लीग उनसे तावन नहीं करती, या जब तक इस्टेब्लिशमेंट अपनी ये राय नहीं बदलती कि पाकिस्तान की तमाम जमातों को इलेक्शन में हिस्सा लेने का हक़ है, और इलेक्शन जो है वो आज़ादाना होने चाहिए। बुज़दार के ताज़ा कारनामों में करप्शन की लंबी दास्तानें हैं, इतनी ज़्यादा करप्शन के माजी में इस बात पर इत्तफाक रहा है सबका कि अपन पाकिस्तान की तारीख में परवेज़ इलाही से ज़्यादा करप्ट हुक्मरान सूबे में नहीं आया। लेकिन ये परवेज़ इलाही को अगर 100 से भी ज़रब दें तो बुज़दार को नहीं पहुँच सकते। बुज़दार ने जितनी अंधेर नगरी मचा रखी है पंजाब में। और आपके इल्म में यह बात भी आ गई होगी कि PTI के कुछ लोगों ने, जूनियर दर्जे के लोग कह लें या कुछ हमदर्द कह लें, या जिनको हिस्सा नहीं मिला उनका जिक्र कर लें, कुछ ब्यूरोक्रेट्स के साथ मिलकर इमरान खान को मवाद पहुँचाया हज़ारों सफ़ात पर मुश्तमिल कि ये उस्मान बुज़दार और उसकी फैमिली के लोग और उसके कबीले के लोग और उसके जो साथी हैं जो उनके गुड बुक्स में हैं, वो पंजाब में ये इस तरह की करप्शन कर रहे हैं। करप्शन के हज़ारों सैकड़ों वाक़यात इमरान खान के इल्म में लाए गए। तो इमरान खान ने लाने वालों से कहा कि भाई आप अपना काम करो, आपको उस्मान बुज़दार से क्या लेना देना। मतलब ये है कि करप्शन की इमरान खान ने तौसीक़ कर दी, तस्दीक कर दी, और ये भी बता दिया कि जो कुछ हो रहा है मेरी मर्ज़ी से हो रहा है। और दूसरी तरफ अमन व अमान की सूरत हाल ये है कि कल की 2 खबरें आप देख लीजिए कि गुजरात जो इस वक्त मौजूदा सूबाई हुकूमत का
दूसरा सूबाई दारुल-हुकूमत लाहौर के बाद, वहाँ एक लड़की को दिन दहाड़े अगवा किया गया 3 आदमियों ने और उसके साथ रेप किया और उसको कत्ल कर दिया। उसके बाद मुज़फ़्फ़रगढ़ में जो बुज़दार का इलाका बनता है, वहाँ पुलिस अफ़सर को, ख़ातून पुलिस अफ़सर को बाअसर बदमाशों ने अगवा किया और रेप किया और खंजरों से ज़ख्मी किया और फिर उसे छोड़ दिया और वह ज़ख्मी हालत में थाने में रिपोर्ट दर्ज कराने पहुंची। और सबसे बड़ा काबिल ज़िक्र इसमें पहलू ये है कि इस खातून अफ़सर का अगवा पुलिस थाने के सामने से हुआ। तो ये पंजाब में अमन अमान की सूरत हाल है। हर रोज़ रेप होते हैं, लड़कियां कत्ल होती हैं, बच्चे कत्ल होते हैं, बच्चे अगवा होते हैं। डकैती की वारदातें इतनी ज़्यादा बढ़ गई हैं कि इस्लामाबाद जैसे शहर में और कराची में, माजी के कराची में कोई फ़र्क नहीं रहा। अब तो हर कराची भी क्राइम में बहुत आगे निकल गया है, लेकिन सिंध हुकूमत कहती है कि कराची हमारे कानूनी तौर पर हमारे कंट्रोल में नहीं है, कराची किसी और के पास है जिनकी हर चप्पे चप्पे पर चौकियाँ हैं, तो ये हमारा मसला नहीं है। तो कराची हो या पंजाब, ये दोनों इलाके जो हैं जराइम के लिहाज से तमाम हदें अबूर कर चुके हैं। लाहौर में 3 महीने पहले एक लिस्ट आई थी पंजाब पुलिस की मुरतब करदा, जिसमें बताया गया था कि तकरीबन हर जुर्म 3 से 4 गुना ज़्यादा बढ़ गया है। फ़ी मिनट के हिसाब से कत्ल, अगवा, डकैती, रेप के वाक़यात हो रहे हैं। तो ये बुज़दार का कमाल है और बुज़दार कोई साथी भी वैसा ही मिल गया, परवेज़ इलाही, जिसके अपने दौर में बेइंतहा करप्शन थी और बेइंतहा क्राइम में इजाफा हुआ था। तो ये दोनों साहिबान मिलकर पंजाब में इन्होंने वो अंधेर नगरी चौपट राज का जो है उसको परफेक्ट नमूना बना दिया। इस कहावत का पंजाब को परफेक्ट नमूना कि अंधेर नगरी चौपट राज। तो पंजाब की मईशत भी तबाह हो रही है, पंजाब की सड़कें ख़त्म हैं, पंजाब में कोई तरक्याती मनसूबा नहीं हो रहा और जाली तरक्याती मनसूबों का इफ्तिताह हो रहा है। 2 किस्म के मनसूबों का इफ्तिताह हो रहा है। एक मनसूबा वो जिसकी तख्ती लगने के बाद वहाँ रड़ा मैदान हो जाता है, कुछ भी नहीं होता। और दूसरा जो नवाज़ शरीफ या शहबाज शरीफ के दौर में मनसूबे लगे थे, उनकी तख्तियाँ उखाड़ कर अपनी तख्तियाँ वहाँ लगा दी जाती हैं। सूद का कारोबार इमरान खान कर रहा है और ये पहली मरतबा पाकिस्तान में आपने देखा कि 6 सितंबर को जब यौम दिफा मनाया जाता है तो वज़ीर आज़म साहब इस दिन का ख्याल किए बगैर प्रॉपर्टी माफिया के मंसूबों का इफ्तिताह करते रहे। यानी ये एक वज़ीर आज़म पाकिस्तान का एक माफिया का जो सरपरस्त है, वो उसने यौम दिफा वालों को भी बता दिया, कौम को भी बता दिया कि मैं किन लोगों को दिफा कर रहा हूँ और मुझ पर किन लोगों के दिफा की जिम्मेदारी डाली गई है। नाज़रीन, एक से एक सब अगर आप इनके चेहरों पर नज़र डालें, इनकी अक़वाल पर, बोलने पर, चालने पर नज़र डालें तो आपको पता चलेगा कि इत्तेफाक से ये कुदरत ने एक ही भट्टी में ये सारे चेहरे डाले और ये सारे जहन डाले। अभी आपने वो 3-4 दिन पहले वो वफाकी वज़ीर जो दरूद पढ़कर झूठ बोलता है, उसका ये बयान सुना होगा इंटरव्यू पर, टीवी पर, कि मेरे दादा ने कायद-ए-आज़म के साथ जेल काटी। कायद-ए-आज़म तो कभी जेल गए ही नहीं थे और उसके दादा पता नहीं कहाँ था, कहाँ नहीं था। लेकिन बहरहाल इस झूठ की बहुत गत बनी सोशल मीडिया पर, बहुत ज़्यादा बेइज्जती हुई इसकी। लेकिन वो ऐसा शेर का बच्चा है कि वो किसी बेइज्जती को परवाह में लाए बगैर झूठ पे झूठ बोले चले जा रहा है। और उससे भी जो बड़ा है वो शेख रशीद है। कल कोयटा में फिर एक दहशतगर्दी की वारदात हुई जिसमें 4 जवान एफसी के शहीद हुए और 20 के करीब ज़ख्मी भी हुए। और ये वही कोयटा है जहाँ पर एक धरना भी दिया जा रहा है और कुछ बरादरियों पर मज़ालम के ख़िलाफ़। ये भी एक बड़ी अफसोसनाक सूरत हाल है कि अपने ही लोगों को कत्ल कर रहे हैं कुछ लोग। तो ये कराची, ये जो कोयटा में दहशतगर्दी हुई, इस पर शेख रशीद ने ये बयान दिया। पहले तो ये बयान दिया कि अफ़गानिस्तान में भारत के जितने अड्डे थे वो सब फना हो चुके हैं, अब यानी वहाँ से अब दहशतगर्दी नहीं होगी। और जब ये दहशतगर्दी का वाक़या हो गया और टीटीपी ने इसकी ज़िम्मेदारी कबूल कर ली, तो शेख रशीद ने कह दिया कि ये जो दहशतगर्द थे कोयटा हमले वाले, इनकी शिनाख्त हो गई है, ये दोनों अफ़गानिस्तान से आए थे। ये सरासर झूठ बोला, क्योंकि हो सकता है वो अफ़गानिस्तान से आए हों, हो सकता है वो किसी और जगह से आए हों, लेकिन अभी तक कोई सुराग नहीं लगाया जा सका कि वो कहाँ से आए थे। ये गोया के दूसरे लफ्ज़ों में कह रहे हैं कि अफ़गानिस्तान में दहशतगर्दी के अड्डे अब भी कायम है, या ये इसके साथ ये भी कह रहे हैं कि तालिबान जिनकी हुकूमत है वहाँ, वो टीटीपी की सरपरस्ती कर रहे हैं। टीटीपी जो एंटिटी है वो तालिबान से एक अलग वजूद है, वो पाकिस्तान में दहशतगर्दी के हवाले से उनका नाम आता है, जबकि जो तालिबान है अफ़गानिस्तान के, उनके बारे में पाकिस्तान ने कभी माजी में ये नहीं कहा कि वो पाकिस्तान में दहशतगर्दी करते हैं। मुशर्रफ के दौर से लेकर हालिया दौर से कुछ पहले तक, चंद महीने पहले तक,
तालिबान को पाकिस्तान की रियासत दहशत गर्द मानती थी, दहशत गर्द करार देती थी, लेकिन ये कभी नहीं कहा कि उन्होंने पाकिस्तान में दहशत गर्दी की है। 4-5 महीने पहले सरकारी सतह पर रियासत ने यह कहा था कुछ लोगों को बुलाकर कि तहरीक तालिबान और तालिबान जो पाकिस्तान के हैं, टीटीपी, ये दोनों एक ही सिक्के के दोनों रुख हैं, यानी कि दोनों ही दहशत गर्द हैं। लेकिन पाकिस्तान में दहशत गर्दी का इल्ज़ाम उन पर फिर भी नहीं लगा। और यही लोग जो तालिबान को दहशत गर्द कहते थे, अब तालिबान की अफ़गानिस्तान में फतह पर ये बता रहे हैं कि ये पाकिस्तान की मदद से हुआ है। ये दुनिया इल्ज़ाम लगा रही है। पाक फ़ौज ने इसकी तरदीद की है कि पाकिस्तान की फ़ौज अफ़गानिस्तान में तालिबान की मदद कर रही है। लेकिन ये इस तरह के लोग जो हैं, एक तरफ ये दुनिया को बता रहे हैं कि तालिबान को हमने जितवाया है, और दूसरी तरफ बल्कि मैंने एक वीलाग देखा जिसमें ये भी कहा गया कि पाकिस्तान के जो ड्रोन तैयारे थे उन्होंने पंजशेर की फतह यकीनी बनाई। ये सफ़ेद झूठ है जो भारत की तरफ से फैलाया गया, लेकिन इसको शेख रशीद के हामी, उनके ज़ेर परस्ती जो वीलागर हैं, वो इसको फैला रहे हैं और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ चार्जशीट कर रहे हैं। हकीकत ये है कि अफ़गानिस्तान की फ़ौज के जो पसपा हो गई, जिसने अफ़गानिस्तान का कब्ज़ा छोड़ दिया, तो उसके छोड़े हुए असले पर तालिबान ने कब्ज़ा किया, और उस छोड़े हुए असले में हेलीकॉप्टर भी हैं और बहुत सारे तैयारे भी हैं और टैंक भी हैं, बख्तरबंद गाड़ियाँ भी हैं। बल्कि अमेरिका ने जो असला छोड़ा, जिनमें से खासा असला उसने नकारा कर दिया। अपाचे हेलीकॉप्टर 100 के करीब तालिबान को मिले, उनमें से अक्सर नकारा हैं, लेकिन कुछ न कुछ कारगर हैं। और पंजशेर पर जिस हेलीकॉप्टर ने हमला किया था, वो ड्रोन तैयारा नहीं था, वो हेलीकॉप्टर था, अफ़गान फ़ौज का छोड़ा हुआ हेलीकॉप्टर, जिस पर तालिबान ने कब्ज़ा किया। और ये सिर्फ हमले का एक ही वाक़या सामने आया है कि इस हेलीकॉप्टर के ज़रिए 2 मकानात पर एक ही वक्त में, एक ही जगह, यानी आगे पीछे 2 मकानात पर बमबारी की गई, जिससे लोग तो नहीं मरे, लेकिन उसमें जो अमरुल्लाह साले था एक मकान में, वो इस बमबारी के बाद खौफज़दा होकर वहाँ से निकल गया और बाद में ताजिकिस्तान में फ़रार हो गया। तो ये उसका किस्सा है। तो शेख रशीद एक तरफ दुनिया को ये बता रहा है कि अफ़गानिस्तान में जो कुछ किया हमने किया, और दूसरी तरफ वो तालिबान को यह कहकर मुश्तइल करने की कोशिश कर रहा है कि ये दहशतगर्द जिन्होंने कोयटा में दहशतगर्दी की, वो अफ़गानिस्तान से आए थे। मतलब ये है, अपनी नालायकी नहीं माननी, क्योंकि हम देख रहे हैं कि गुज़िश्ता 3-4 बरस से तवज्जो जो है वो इन लोगों की वो सियासी अमूर पर है। तो ये दहशतगर्दी इसलिए बढ़ गई। इमरान खान के आने के बाद जहाँ दूसरी नहूसतें आईं, वहाँ ये नहूसत भी आई कि दहशतगर्दी फिर न सिर्फ शुरू हुई, बल्कि एकदम उसमें तेज़ी से इजाफा भी हो गया। वरना पिछले 5 साल जो इनसे पहले के थे, नवाज शरीफ के दौर के, उसमें बलूचिस्तान, फाटा और कराची, इन तीनों मकामात पर दहशतगर्दी के वाक़यात सिफर के बराबर रह गए थे तकरीबन। कि इक्का दुक्का वाक़या कभी कभार हो भी जाता था, लेकिन मजबूरी तौर पर ये मामला 0% के करीब पहुँच गया था। अब फिर ये इसमें कई गुना इजाफा हो गया है। इमरान खान के आते ही दहशतगर्दी की वारदातें शुरू हुई। किसी को पता नहीं है कि दहशतगर्दों का इमरान खान की हुकूमत से क्या ताल्लुक़ है, क्या नहीं है, लेकिन ये साफ सामने है कि इस हुकूमत की तवज्जो ना माशी मसाइल पर है, और ना अमन अमान के मसाइल पर है, ना दहशतगर्दी पर है। इसकी सारी तवज्जो अपोजिशन लीडरों को पकड़ने पर है, जिसका शेख रशीद खुद ही भांडा फोड़ चुके हैं कि चंद महीनों के अंदर अंदर अपोजिशन के तमाम लीडरों को सज़ाएँ सुना दी जाएंगी। मतलब ये है कि हमने नैब वगैरह को आर्डर दे दिया है कि बारी बारी इनको सबको सज़ाएँ दे दो। और तीसरी तरफ नाज़रीन, मईशत के ख़िलाफ़ जो साजिश हो रही है, उसके और बहुत सारे घिनौने वाक़यात, बड़े बड़े फ़राड के मुल्ज़िम मुल्क से भगाए जा रहे हैं। लेकिन सबसे ख़तरनाक वाक़या जो हो रहा है वो ये है कि डॉलर की कीमत इमरान खान मुसलसल बढ़ाए चले जा रहा है, और सिर्फ 1.5 महीने के अंदर अंदर डॉलर की कीमत में 10% इजाफा हुआ है। पाकिस्तानी रुपयों की कीमत में, पाकिस्तानी रुपये का हिसाब लगाया जाए तो यानी पाकिस्तान के कर्ज़ों में कई सौ अरब डॉलर का या कई 100 खरब रुपए का इजाफा हो गया है इस डॉलर की कीमत बढ़ाने से। और जब डॉलर की कीमत बढ़ती है तो इंपोर्ट बिल की कीमत बढ़ती है। चुनांचे बेशुमार दरामदी अशिया, जिनमें ग़िज़ाई अजनास भी शामिल है, वो महंगी हो जाती हैं। और जब दरामदी ग़िज़ाई अशिया महंगी होती हैं तो पाकिस्तान के अंदर चीज़ें भी महंगी होती हैं। और जब डॉलर बढ़ता है तो तेल का निर्ख भी बढ़ता है, बिजली के निर्ख भी बढ़ते हैं, और इस तरह महंगाई का ना ख़त्म होने वाला चक्कर तेज़ हो जाता है। वो साइकिल जो है, वो गर्दिशी अमल जो है वो तेज़ हो जाता है, और फिर उस पर अवाम के ज़ख्मों के ऊपर नमक छिड़कने के लिए इमरान खान ये बयान देता है
کہ لوگ ٹیکس تو دیتے نہیں ہیں، ساری قوم ٹیکس چور ہے اور سہولتیں مانگتی ہے، مہنگائی کیسے ختم ہو گئی ہے، ٹیکس چور قوم ہے۔ ناظرین، آخر میں یہ ہے کہ کل جو انہوں نے شروع کی تھی پکڑ دکڑ، اس کے تحت آج پنجاب بھر میں انٹرسٹی، خاص طور پر لاہور اور اس کے 100-150 کلومیٹر کی ویسینٹی میں انٹرسٹی ٹرانسپورٹ بند ہے، اور ٹرانسپورٹروں سے کہا بھی جا رہا ہے، جو سٹی کے اندر ٹرانسپورٹر ہے ان سے بھی کہا جا رہا ہے کہ ختم نبوت کا جلسہ ناکام بنانا ہے۔ تو کل ختم نبوت کی تنظیموں کا اور مذہبی جماعتوں کا ایک اجلاس ہوا ہے لاہور میں، جس میں یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ حکومت جو چاہے کرے، آج مینار پاکستان پر ختم نبوت کا جلسہ ہو کر رہے گا۔ تو ختم نبوت کی بجلی کو گرنے کی یہ دعوت یہ حکومت خود دے رہی ہے، تو آگے اللہ خیر کرے۔ حالات ان کے بھی اچھے نہیں ہیں، حالات ملک کے بھی اچھے نہیں ہیں۔ ناظرین، اسی پر خدا حافظ۔